करंट अफेयर्स, मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मिला के कोई एक, और उसको ये पता है कि एग्जाम में ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन होने ही वाले हैं, वहां अगर नर्मदा रिवर के बारे में 2 ही स्टेटमेंट दिए हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप और इंफॉर्मेशन थोड़ा डिग करो गूगल पे और वहां एक्स्ट्रा लिख के रखो। इसको यूपीएससी का प्रिपरेशन बोलते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया सर बस, सर चीटिंग नहीं करना, यूपीएससी करेगी, आपको एड ऑन कुछ करना। हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू एबीकेएस। एक सिंपल चीज है कि भाई एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो रेफरेंस बुक कौन से है ये तो पता होना चाहिए। अब ऐसा भी है कि बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे वीडियोस भी ऑलरेडी बन चुके हैं यूट्यूब पे जो आपने देखे भी होंगे, लेकिन फिर पकड़ लो कुछ बच्चों का ऐसे होता है कि सर एक बार बता दो, है ना, तो इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ। कुछ बेसिक बुक्स है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। अब पैटर्न में भी 2 चीज़ें आती है, मतलब पकड़ लो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है वो भी आता है, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपको पता है कि भाई पेपर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव मतलब रिटन है। यहां आपको ऑप्शन एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन भी तो मैटर करता है, उसको भी एग्जाम के पैटर्न में हम लेके आएंगे। और सिलेबस के साथ साथ फिर ये सिलेबस पढ़ना कहां से है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेस, कि भाई पढ़ना कहां से है। तो आज के वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि भाई जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट से पता है कि भाई पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अब बोलने के लिए तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन साला इतना डेप्थ में पूछेंगे कि फिर उसके रिगार्डिंग सही से किताबें हमको पता होनी चाहिए। इकोनॉमी के बारे में धीरे धीरे अगर ट्रेंड देखते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है पिछले साल भी कुछ 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछे थे, मतलब स्टैटिक और करंट दोनों मिला के, है ना, तो वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भाई साइंस का वेटेज तो सबसे ज़्यादा होता है बड़ा। पॉलिटी के भी हर साल 18-20 सवाल आते हैं, इस बार कुछ 16 सवाल आए थे, लेकिन फिर थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री लास्ट ईयर थोड़ा टफ पूछा था। तो फिर ना ऐसे कुछ सवाल, जैसे कि हम लोग पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, बैठते हैं, फिर हमको लगता है सर मैंने तो पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन ये सवाल तो कहीं नहीं आया, तो मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं और किताब तो नहीं है जो और पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता, फिर मैं कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाऊंगा। ये सारे सवाल जो हम लोग कर रहे हैं ना, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, हमारा मोरल डाउन करते हैं, प्रिपरेशन की गति को स्लो करते हैं। और इसीलिए ये वीडियो है, ठीक है, कि जो रेफरेंस बुक आपको इतने दिनों से बताए जा रहे हैं, टॉपर्स ने भी वही रेफरेंस बुक इस्तेमाल किए हैं और उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ा है और फिर भी उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। मैं अभी कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी किताबें हैं वो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटे से डाउट को एड्रेस कर देता हूं। पकड़ लो कोई 2-4 क्वेश्चन लेके बच्चे मेरे पास आ गए कि सर देखो पिछले साल देखो हिस्ट्री में ऐसा पूछा था, ये तो कहीं भी नहीं मिल रहा सर, सब जगह छान मारा, तो सर ऐसा होगा तो फिर कैसा करेंगे। आज तक कोई जो बंदा क्वालिफाई हुआ है वो ये सवाल लेकर किसी टीचर के पास नहीं गया। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हिस्ट्री के उसको 2 सवाल आए या नहीं आए, वो ऑलरेडी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु गेट क्वालिफाइड और जो नहीं होता है। उसके दिमाग में इस चीज को जगह ही नहीं है कि मेरे को हिस्ट्री या ज्योग्राफी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आया या नहीं आया। उसके दिमाग में है मुझे फाइनल स्कोर कितना करना है, 150 पेपर 1 में, वो कैसे भी करूं। करंट अफेयर्स, मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मिला के कोई एक, और उसको ये पता है कि एग्जाम में ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन होने ही वाले हैं कि भाई आपको तो कभी देखा ही नहीं है, ऐसे होने वाले हैं, तो उनके बारे में क्यों सोचते बैठना। वो अपने ईगो को बीच में नहीं लाता, वो ये नहीं सोचता कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, वो सोचता है मुझे बाकी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मेरा 150 स्कोर हो रहा है ना। उसके दिमाग में है कि भाई अपन को सेंचुरी मारना है। कोई स्पेसिफिक बॉलर परेशान करता है और उस बॉलर को अगर मैं आगे जाके खेलूंगा तो विकेट जा सकती, तो वो उसका ओवर खेल लेता है। उसके दिमाग में सेंचुरी बनाना, ही इज नॉट वरीड अबाउट इस बॉलर को दिखाऊंगा, वो सेंचुरी बनाने के बाद, ठीक है। तो हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे 150 लाना है। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के सर इतने डिफिकल्ट पूछे, अरे छोड़ो ना, क्या करना है तुम्हें, हर साल ऐसे सवाल आएंगे। ये ओशियन है,
अगले 5 साल भी पढ़ोगे ना तो भी 5 साल के बाद एग्जाम दोगी तो भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ओके सर आप कुछ भी पूछ लो। वो यूपीएससी है, उसका दूसरा नाम अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो किसी एक सवाल पे अटकना नहीं है, अपने ईगो को वहां घिसना नहीं है, ठीक है। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे स्कोर करना है सबको मिला के, ठीक है। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैंने इसमें पढ़ा लेकिन 2 सवाल इसमें से नहीं आए तो दूसरा कुछ करूं क्या, नहीं, उसी को वापस पढ़ो, ठीक है। दैट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी जो इतने सालों से टॉपर्स ने बताई है, और वही आपको करना है। बहुत हटके कुछ करना नहीं है, बहुत हटके करोगे तो हट जाओगे, ऐसे हमारे टीचर बोलते थे, ठीक है। पॉलिटी के लिए देखो कुछ है, बस मैं यहां सब्जेक्ट लिखता हूं और ओरली में आपको बताऊंगा क्या क्या है, ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो एज वी ऑल नो बाइबल लक्ष्मीकांत सर का किताब है, लेकिन ज्योग्राफी का पॉलिटी का एनसीईआरटी का 11th स्टैंडर्ड का भी एक किताब है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। वो भी एक अच्छा किताब है जो कि मुझे लगता है पॉलिटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ में आए उस एंगल से वो चीज़ को पढ़ाया है, कंसेप्ट की क्लियरिटी दी है, तो वो पढ़ के थोड़ा एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो लक्ष्मीकांत सर का बुक प्लस 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ओके। अगर हम, हाँ एक साइंस भी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद हिस्ट्री की, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। हिस्ट्री में क्या हो जाता है, सबसे पहले एक चीज तो इंश्योर कर लो, जो 3 नई एनसीईआरटीज है 12th स्टैंडर्ड की, थीम्स ऑफ हिस्ट्री, वो तीनों की तीनों एकदम इसेंशियल है, उसको पूरा मगअप कर लो, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो थीम्स तो करनी है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम रिकमेंड करता हूं, एंशिएंट और मिडिवल के लिए, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा सर का जो ओल्ड एनसीईआरटी है, और सतीश चंद्रा सर का मिडिवल ओल्ड एनसीईआरटी, इनफ क्यों, सिलेबस कवर करने के लिए इनफ नहीं। अरे भाई 10 किताबें होगी मार्केट में जो बहुत अच्छा कंटेंट दे रही है, लेकिन मेरा अपना कुछ लिमिटेशन है ना, कि मैं कितना याद रखूंगा, और दूसरे सब्जेक्ट नहीं करने क्या, सिर्फ हिस्ट्री करते बैठेंगे। इसलिए हम लोग कोई किताब रेकमेंड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वही किताब अच्छी है दूसरी अच्छी नहीं है, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ प्रिपरेशन ना। हमें हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करना है, एग्जाम क्रैक करना है। तो मुझे पॉलिटी भी पेंडिंग है, जॉब और पेपर 2, ये सब करते बैठेंगे, पेपर 2 साइड में रह जाएगा, और इसीलिए देयर इज अ लिमिट। तो भाई जितना अभी जो बोला है, थीम्स ऑफ हिस्ट्री की 3 बुक्स, स्पेक्ट्रम मॉडर्न, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा का एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा सर का मिडिवल, काफी है, मोर देन इनफ। उसके अलावा कुछ बच्चे ये बोलते रहते हैं कि सर वो तमिलनाडु का एनसीईआरटी है, आपको टाइम मिलता है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन बुक्स को पूरा प्रॉपर करके उसके बाद उसको हाथ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गो अहेड विद दैट। हिस्ट्री के लिए इतना काफी है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी काफी है, 6 to 11 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इनफ फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू देख लेना, बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा और करना है, मुझ में कैपेबिलिटी है, तो माजी दूसरे सर की कुछ किताबें हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी जैसे कुछ किताबें हैं, वो भी आप कर सकते हो, इट इज मोर देन इनफ। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर नॉर्मली यूपीएससी नहीं जाती है। हाँ, फिर अगर आप ये बोलोगे कि सर एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर कुछ सवाल थोड़ा और भी उसके आगे के लेवल के पूछे, 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, उसमें जो दिया है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गए, ऐसा कैसे चलेगा। वहां अगर नर्मदा रिवर के बारे में 2 ही स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप और इंफॉर्मेशन थोड़ा डिग करो गूगल पे और वहां एक्स्ट्रा लिख के रखो। इसको यूपीएससी का प्रिपरेशन बोलते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया सर बस, सर चीटिंग नहीं करना, यूपीएससी करेगी, आपको एड ऑन कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी काफी है, लेकिन रीड इट क्रिटिकली, मैं कैसे उसको पढ़ता हूं, कैसे याद रखता हूं, वो भी तो जरूरी है, तो उस तरह से करना है। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी काफी है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स शायद कुछ उसका नाम है ना, दैट इज इनफ। और बाकी इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं करंट अफेयर से, तो जो मंथली आता है आपका, जो भी आप फॉलो कर रहे होंगे मैगजीन, उसमें इकोनॉमिक का अलग सब कुछ आता है, तो उतना कर लेना काफी है, ठीक है। उसके बाद आता है साइंस। भाई साइंस के लिए जो है 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी, इतना आपको करना है, ठीक है। साइंस के लिए आपको
ये पढ़ना है। और साइंस जो है सीएपीएफ में स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्टैटिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 6 to 12 स्टैंडर्ड में जो कुछ किताबें हैं वो आपको सब पढ़नी है, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी बता दिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए कोई स्पेसिफिक बुक ऐसा नहीं है, यू कैन रेफर एनी बुक विच इज़ रिलेवेंट, मतलब जो ठीक है, जो मैथ्स और एप्टीट्यूड कवर करती है वो किताब आप ले सकते हो। बेस्ड ऑन PYQ आपको एक अच्छी किताब चुनो एंड दैट इज इनफ फॉर यू, ओके। इन सब में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, मतलब ये तो मोटा मोटा मैंने बुक्स बता दिया जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा अगर भाई मुझसे कुछ छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता देंगे। एक PYQ का बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए, मतलब इन सारी किताबों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक बुक है जो कि है PYQ का। कोई भी प्रकाशन का उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बुक आपको ना एक्चुअल आइडिया देता है कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो आप हमेशा चेक करते रहते हो कि भाई वेयर डू आई स्टैंड, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं उन सवालों के जवाब दे पा रहा हूँ, उन सवालों का लेवल क्या है, यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है ना। ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती है जब मैं PYQ, हमेशा आप जो भी पढ़ रहे हो, आप आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लेकिन वो PYQ का बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए और हमेशा आप उसको देखते रहो। उससे ना आपका एक माइंडसेट भी तैयार होता है कि ओके इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे जब आप एक्चुअल पढ़ाई करते हो तो पढ़ते पढ़ते आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करते हो, अच्छा ये इस पे ये सवाल पूछ सकते हैं, ये आपके साथ होने लग गया, मतलब आप एग्जाम के फ्रीक्वेंसी में आ रहे हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको लगता है कि यार सर ये थोड़ा सा बहुत हेवी डोज हो रहा है और इतना सब करना, टाइम की कमी, ये सब, तो AVKS ने कुछ कंपाइल की है बुक्स, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए उन्होंने कुछ ऐसी किताबें लाई हैं, ये विज्ञान है, ये भूगोल है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये है। और ये है भारतीय इतिहास, बड़ी मोटी किताब है ये, क्योंकि अभी सब कुछ उसमें कवर करना था, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। और इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और कला और संस्कृति भी है, ठीक है। तो कल्चर के ऊपर भी सवाल पूछते हैं, स्पेसिफिकली पूछते हैं, तो वो एक चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में भी वो सारी किताबें हैं, हिस्ट्री है, साइंस है, ठीक है। अभी साइंस के इतनी सारी NCERTs हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको लगता है कि यार साइंस बहुत इरिटेट करता है, सर मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, इतना एक किताब कर लो, कुछ नहीं करने से तो ये बहुत बेहतर है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर ये इंडियन पॉलिटी है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको किताबें मिल जाएंगी। और सबसे बढ़िया जो किताब अभी इस साल आया है, वैसे तो हर साल पेपर 2 का बुक आता ही है, वो तो मई मंथ में आता है, जो कि बेस्ट है फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। उसमें इस साल के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए होते हैं, ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ उसमें कवर होता है, प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, राइट। PYQ का बुक जो निकाला है ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, मतलब और भी बुक्स होंगे मार्केट में, तो AVKS का भी अपना एक बुक है, जो बुक आप खरीद सकते हो, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली, ठीक है, इन योर प्रिपरेशन, राइट। सो ऑल दीज बुक्स आर देयर फॉर यू इफ यू थिंक कि सर ये बहुत सारे बुक्स हो गए, इतना सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल है। सो सिंगल सिंपल बुक इज फॉर यू, वेर यू कैन स्टडी इट, you can revise it again and again and definitely will score good. Okay, now see, ये बुक्स अगर आपके पास है तो इसका और एक फायदा है, और वो फायदा ये है, इनफैक्ट CAPF का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, CAPF एक ऐसी एग्जाम है जिसको अगर आप सेंटर में रखो और आप फोकस CAPF पे रखो, तो आप दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी आपका अपने आप हो रहा है, इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर इट, मतलब जाके लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदे CAPF का प्रिपरेशन करते हैं उनका CDS का प्रिपरेशन, मतलब 70-80% प्रिपरेशन CDS का भी हो जाता है। जो लोग CAPF का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब अगर हम सिर्फ एग्जाम्स की बात करें, तो जो बंदा CAPF का प्रिपरेशन, अगर सेंटर में मैं रख रहा हूं CAPF को, तो मेरा CDS का प्रिपरेशन हो रहा है। आपको पता होगा EPFO का एग्जाम होता है, वहां थोड़ा सिलेबस अलग होता है, लेकिन फिर भी 60-70% प्रिपरेशन आपका यहां होता है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो है वो बेसिकली सिविल सर्विस के लेवल का है ना। अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टिल यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर आप स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी CAPF का प्रिपरेशन और ये बुक्स आपकी बहुत काम आएंगी।
और भी कुछ एग्जाम्स है, पकड़ लो रेलवेज है ना, और भी कुछ एग्जाम्स है। एक्चुअली रेलवेज और एसएससी में थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, लेकिन फिर स्टैटिक पार्ट के लिए भी ये किताबें एंड प्रिपरेशन ऑफ सीएफए इज ऑलवेज गुड फॉर यू। और भी कुछ एग्जाम होगी जैसे कि एफकैट है, और भी कुछ होंगी जो मुझे पता नहीं है, लेकिन यस मोटा मोटा मुझे ये बताना है कि सीएपीएफ में हम लोग क्या करते हैं, पेपर 1 के चक्कर में सारा जीएस पढ़ लेते हैं, जनरल स्टडीज, और ऊपर से सीएपीएफ पेपर 2 का प्रिपरेशन करवाता है जिसमें राइटिंग स्किल आपका इंप्रूव हो जाता है ना, जो कि एक एड ऑन पॉइंट ही है। तो सीएपीएफ एक बून है। सीएपीएफ को अगर पढ़ रहे हो तो यू कैन राइट दिस एग्जाम, यू कैन स्ट्राइव फॉर यूनिफॉर्म सर्विसेज, एट द सेम टाइम दूसरी एग्जाम्स इफ यू थिंक आई कैन गो एंड राइट। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा एज ऑन अ कॉशनरी नोट, अपने फोकस को भटकने नहीं देना है, ठीक है। फॉर्म भर दिया, जाके एग्जाम लिखना एक बात, लेकिन कभी कभी फिर ये हो जाता है कि थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। क्योंकि सीएपीएफ की अपनी एक डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करना है। मैं बस ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर पकड़ लो आपका सीएपीएफ का वर्कआउट नहीं हुआ तो भी ये पढ़ाई और ये किताबें जो आपके पास है वो वेस्ट नहीं जाएंगी, वो आप दूसरे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तुरंत उसको लेके जा सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, राइट। सो फोकस मोर ऑन सीएपीएफ ओनली, सिलेक्ट हो जाओ, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर यू, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर सीएपीएफ एंड हाउ सीएपीएफ can help you in preparing other exams smoothly, right? So you can definitely go for these books if you want. If you have anything else, you can definitely tell us in the comment box, we'll definitely answer. Okay, thank you.